और मैंने फिर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, हम सभी आपसे वाकिफ़ हैं। हम चाहते हैं कि विलायत जाफ़री साहब की कहानी हम ललित जी की ज़बानी सुने। सर प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। जी, शुक्रिया रेशमा जी। और आज के हमारे अध्यक्ष जनाब शारिब रुदौलवी जी, मुख्य अतिथि जनाब IPS शैलेंद्र सागर जी, सैयद मेहदी जी, रेशमा जी, और मऊ से आई हुई हमारी बहन कहें या बेटी कहें हुमैरा जी, इनके बारे में इतने कम वक्त में मैं जान पाया तो मैं तो सलाम करता हूँ। और मेरे ख़ास अजीज़ दोस्त इकराम भाई साहब और हमारे उदय जी और जितने भी मोहतराम यहाँ बैठे हुए जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देते हुए नमन करता हूँ। आज इतनी अजीम हस्तियों के बीच में दो तरह के एहसास मुझे एक साथ हो रहे हैं। एक तो ऐसे कि इनकी जो महानता है, इन लोगों का जो दर्जा है, औरा है, उसमें सूरज के बीच में दीपक के खो जाने जैसा एहसास मुझे हो रहा है। और दूसरा एहसास ये भी हो रहा है कि मुझे इतने महान लोगों ने कंधे पर बिठा दिया है, ऊंचाई दे दी है ताकि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं। ये दोनों एहसास एक साथ हैं। और इन एहसास के बीच में इस अकेले या थोड़ा सा मतलब लोगों से भरे हुए या ज़्यादा खाली ऑडिटोरियम की बात करें तब भी मुझे एक ताकत हासिल हो रही है। मुझे लग रहा है जाफ़री साहब की जो रूह है इस पूरे हॉल में व्याप्त है, जो मुझे आशीर्वाद दे रही है, ताकत दे रही है कि मैं उनकी एक कहानी का बहुत बेहतर तरीके से पाठ कर सकूं, कोशिश कर सकूं। लेकिन मैं उससे पहले उनके और मेरे बीच के रिश्ते को बताने का लालच नहीं छोड़ पा रहा हूं। वो मेरे गुरु तुल्य थे, गार्जियन ज़्यादा थे, मेरे डायरेक्ट गुरु तो नहीं थे, लेकिन वो गार्जियन मेरे ऐसे थे कि जो गुरु का रोल भी निभाते थे। मेरा नाटक देखने कहीं से भी वो आते थे और जब कभी गलती से मैं भूल जाऊं उनको बताना तो वो डांट पड़ती थी फ़ोन पर। मैं फ़ोन पर सर झुकाए रहता, सर 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 बस, और मैं कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन इतनी दूर से वो आते थे नाटक देखने और घर जाके पता नहीं खाना खाते भी नहीं थे, तुरंत कॉल बैक, घर पहुंच गए हो, सुनो आज के बारे में क्या है, अच्छी बातें, ख़राब बातें, कमज़ोरियाँ, गलतियाँ तफसील से बताते थे। और ये भी कहते थे बेटा नाटक जैसा भी हुआ हो लेकिन मुझे यकीन है तुम जो कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। इस तरीके से वो मुझे आशीर्वाद देते थे और खंगालते भी थे। और एक बार उन्होंने कहा, ये बहुत नोट करने लायक चीज़ है, उसके बाद मैं कहानी पढ़ूंगा, जानते हो मोहब्बत और इज्जत में क्या फ़र्क है? फ़ोन पर ही कहा ऐसे। मैंने कहा सर नहीं जानता। बोले जिसकी हम इज्जत करते हैं चाहते हैं पूरी दुनिया उसकी इज्जत करे, और जिससे हम मोहब्बत करते हैं चाहते हैं हमारे अलावा कोई और उससे मोहब्बत ना करे। और बोले ये मैं तुमसे ये दोनों करता हूं, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। खैर उनके मेरे बीच ज़्यादा ऐसा क्रिएटिव रिश्ता नहीं है। एक बार उन्होंने मेरा प्ले देखा था खटर पटर की टक्कर, उसके बाद उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू छपा था। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया था बेटा देख लेना टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है। तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एनी प्ले डू यू रिमेंबर? उनका आंसर था यस, ललित पोखरिया जंदेर नगरी, एज फॉर एज द डिजाइनिंग इज कंसर्न। ये लिखा है, बताया उन्होंने। इसके बाद नोमान मलिक से उन्होंने कहा था, जब आधा गांव लिख रहे थे सीरियल वो राही मासूम रजा साहब की ज़िंदगी पर, तो नोमान मलिक से कहा था ये जो रोल है रजा साहब को बचपन में ट्यूशन पढ़ाने वाले मौलवी मुनव्वर का किसी और से न कराना, ये मैंने ललित के लिए लिखा है और मुझसे ही कराया गया। तो ये ऐसी मोहब्बत और ऐसा यकीन, ये समझिए कोई ईश्वरीय ताकत है मेरे लिए। एक और वाक़या बताता हूँ। रायबरेली अपने घर से चले आ रहे थे, मेरे मुँह बोले भाई हैं मंसूर,
उनकी शादी थी, उनसे घर का मेरा पारिवारिक रिश्ता है। हमारे यहाँ के धार्मिक पारिवारिक कामों में वो लोग आते हैं, हम वहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे भाई की शादी है, आइएगा। और वहाँ कैसर बाग में निशात के बगल में। बोले बेटा मैं रायबरेली हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। रात 10 बजे वो अकेले ड्राइव करते हुए बोले मैं केवल तुम्हारी वजह से आया हूँ। और वहाँ उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, प्लेट में ज़रा सा लिया और चले गए। बेटा मैं केवल तुम्हारी वजह से आया हूँ। तो मैं उन्हें सलाम करता हूँ और आगे कहानी पढ़ता हूँ। अधूरी तस्वीर, लेकिन इसके बारे में फिर 2 दिन से परेशान था। और मुझे ज़िंदगी में पहली बार मलाल हुआ कि मैं उर्दू क्यों नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उनका कहानी संकलन उर्दू में है। मैं छटपटाया हुआ हूँ। कृष्णा मैम को फ़ोन कर रहा हूँ, सईद साहब को फ़ोन कर रहा हूँ। बोले इन्होंने उनसे बात करिए, पता कर लीजिए, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। कल जो है फिर उन्होंने कहा, कृष्णा जी का फ़ोन आया, ललित जी ऐसा है कि आप सईद साहब से ही बात कर लीजिए। मैंने इनको बात कर दी। इनका जीवट देखिए। बोले उठिए कलम लीजिए। रात के 8 बजे। मैंने क्या? बोले हम लिखा रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप लिखिए। ये उन्होंने उनकी जो गुस्ताखियाँ नाम का जो कहानी संग्रह है, उसकी पहली कहानी आधी रात का सूरज लिखाना शुरू कर दिया। 5 पेज लिख डाले। मैंने कहा मुझे रामलीला में जाना, वहाँ कुछ बोलना है आज मुझे। बोले अच्छा जाइए, मैं तो जगा रहूँगा 10:30 11 बजे, जब भी आइए कर लिखते। मैं 11 बजे इनको फ़ोन किया। बोले तैयार हूँ, लेकिन एक दूसरी कहानी मिल गई है, अधूरी तस्वीर। ये ज़्यादा बेहतर है और छोटी भी है, इसको लिखिए। और मैं बोल रहा हूँ 11:15 बजे मैंने लिख के ख़त्म किया। ये लिखाते रहे, इनको सलाम करता हूँ, है ना। तो मतलब मेरी वजह से ये जहमत इन्होंने उठाई और मतलब मुझे आपके सामने लाने के काबिल बना दिया, तो मैं पढ़ रहा हूँ। अधूरी तस्वीर। वो मुझे श्रीनगर में डल झील पर मिला था। 4 चुनार के सामने बैठा हुआ झील की तस्वीर बना रहा था। मैं उसकी पुष्ट पर खड़ा होकर उसकी बनती हुई तस्वीर देखने लगा। उसको एहसास भी नहीं हुआ और मैं देखता रहा। वो अपनी तस्वीर सिर्फ एक रंग से बनाना चाहता था, खून की तरह सुर्ख रंग से। ये देखकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने सोचा मैं अब इस नौजवान से बात करके ही रहूँगा, करके ही जाऊँगा। मैं खड़ा रहा, वो तस्वीर बनाता रहा। तस्वीर की हर लकीर अपने अंदर बहुत सी हैरत की लकीरें लिए हुए थी। उसने चुनार के दरख्त उल्टे बनाए थे। झील में जरा सा भी पानी नहीं था और झील का सीना कहीं जगह से फट गया था। उपमाएं देखिए, पर्सनिफिकेशन देखिए, क्या गजब है। उसकी दरारों में सूखी मुर्दा मछलियां दुबकी हुई थी, अलबत्ता बहुत से सांप रेंग रहे थे और उन सांपों के मुंह इंसान जैसे थे। सुन लीजिए अब आगे। इंसान जैसे थे। लंबे लंबे सफेदे के पेड़ उल्टे खड़े थे और उनमें औरतें उल्टी लटकी हुई थीं, लेकिन आंखें नहीं थी, पेट नहीं थे, सिर्फ जबानें थीं जो बाहर निकली हुई थीं। मुर्दा दूध जैसे कबूतर पड़े हुए थे जिनका कलेजा निकाल लिया गया था। सूखी हुई झील के बिल्कुल दरमियान उसने एक औरत और बनाई जिसकी बाहें उसने फैला दी और नाक काट दी। मुझसे ना रहा गया। आखिर मैं कब तक खड़ा रहता। मैंने कहा, अरे जालिम, इस बेचारी की नाक क्यों काट दे रहे हो? अब तक उल्टी सीधी जो भी तुमने तस्वीरें बनाई मैं नहीं बोला, लेकिन मुझसे ये नहीं देखा जाता। उसने बहुत धीरे धीरे बड़े इत्मीनान से अपना सर घुमाया और मुंह मेरी तरफ करके मुझे अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरने लगा। फिर बहुत धीरे से बोला, तुम्हारे दिल के किसी कोने में इंसानियत ज़रूर छुपी हुई है, नहीं तो तुम्हें दुख ना होता। ये जवाब सुनकर मैं सोचने लगा, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। सवाल कुछ किया, जवाब कुछ मिला। इससे कब्ल कि मैं कुछ बोलूं, सही बोला मैंने? कब्ल है? रात में मैंने इसको ले भी जद्दोजहद की, ये क्या बोला जाएगा। इससे कब्ल कि मैं कुछ बोलूं, वो खुद बोल उठा, साहब मेरी ये मजाल कि मैं उस औरत की नाक काटता। इस दुनिया के रहने वाले बड़े बड़े आदमियों ने इस औरत की नाक काट ली है। अब ये बेचारी हाथ उठाकर फरियाद कर रही है, मगर कौन उसकी फरियाद सुने। फिर वो खांसने लगा। कैसी करवट लेती है कहानी, देखिएगा किरदार कैसे करवट लेता। फिर वो खांसने लगा और थोड़ा सा खून उसने डल में थूक दिया।
शायद उसको तपेदिक था, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं। फिर वो कहने लगा, जब तुम्हें इस औरत के नाक काटने पर एतराज है तो इस उल्टी तस्वीर पर भी होगा। मैं बात साफ किए देता हूँ, आज के हर इंसान के दिमाग में, अगर वो इंसान है, जंग के खतरे से दुनिया एक उल्टी तस्वीर है, एक उल्टी तस्वीर की मानंद है। जंग के बाद इस जन्नते ज़मीन का ये हाल होगा तो दुनिया का कौन जाने। इस तस्वीर का नाम भी तीसरी जंग है। और वो औरत जिसकी नाक कट गई है हव्वा है। ये कहकर वो फिर खांसने लगा और इस बार उसने बहुत सा खून डल में थूक दिया। फिर हाँफते हुए बोला, वो देखो सामने 4 चुनार के दरख्त हैं, इनको किसी तरफ से देखो मगर एक ना दिखाई देंगे, 2 दिखाई देंगे, 3 और 4 दिखाई देंगे, मगर एक नहीं दिखाई दे सकते, बिल्कुल दुनिया के इंसानों की तरह। अब वो खामोश था, मैं भी खामोश और हैरत में डूबा रहा। इन बातों की बुनियाद पर मेरी उसकी दोस्ती का महल खड़ा हो गया, क्योंकि मेरा उसका दर्द एक ही था। मैं उससे अक्सर मिलने लगा, कभी डल झील पर, कभी निशात बाग में। एक दिन मुझे वो वहाँ ले गया जहाँ वो ठहरा हुआ था। एक मामूली सा कमरा, एक टूटी सी कुर्सी पर मुझे बिठा कर और एक पर्दा पड़ी हुई तस्वीर की तरफ इशारा करके कहने लगा, एक तस्वीर मैं और बना रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का शाहकार होगी और शायद आखिरी भी। आखिर कब तक जिंदा रहूँगा, एक पहिए की गाड़ी कब तक चल सकती है। मैं इस तस्वीर को देखने के लिए उठा तो उसने मुझे रोक दिया। अभी क्या करोगे देख के, अभी तो तस्वीर अधूरी है, जब मुकम्मल हो जाएगी तब दिखाऊंगा। और मैं बैठ गया। फिर उधर इधर की बातें होने लगी। उसने बातों ही बातों में मुझसे बताया कि उसको खाने में मछलियाँ सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ये कहकर वो उदास हो गया। मैंने उससे कहा, मेरी बीवी बहुत जल्द यहाँ आने वाली है, मैं तुम्हें उसके हाथ की मछलियाँ खिलाऊंगा, वो मछलियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। ये बात सुनकर वो खुश नहीं हुआ, बस मुझे घूर कर रह गया। फिर उससे कई रोज तक मुलाकात नहीं हुई। मैं उसके कमरे तक जाता मगर उससे मुलाकात ना हो पाती। वो बाहर भी नहीं निकलता था, अंदर ही से कह देता, भाई माफ़ करना, मैं ज़रा तस्वीर मुकम्मल कर रहा हूँ। शायद वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था, तभी तो उसको वो तस्वीर मुकम्मल करने की इतनी जल्दी थी। फिर श्रीनगर पर सैलाब एक देव की तरह चढ़ बैठा और मेरे साले का तार आया कि मेरी बीवी सैलाब की वजह से आने से इनकार कर रही है। मुझे अपनी नई नवेली बीवी पर बड़ा गुस्सा आया। क्या वो मेरे साथ नहीं आ सकती थी? मरते तो दोनों साथ मरते, ये तो ज़िंदगी भर का साथ होता है। जब से शादी हुई उसने मुझे ख़त भी नहीं लिखा, तार भी अपने भाई के ज़रिए दिया। इस तरह के बहुत से सवालात मेरे जहन के कोने कोने में नाक के फन की तरह नाक की तरफ फन फैलाकर बैठने लगे। और मैं गुस्से से भरा भरा अपने आर्टिस्ट दोस्त से मिलने चला गया। सोचा कह आऊँ कि मैं अपना मछली खिलाने वाला वादा पूरा न कर सकूँगा। मेरी बीवी सैलाब की वजह से अब ना आ सकेगी। मैं उसके कमरे, अब आप तसव्वुर करिए कि इसका अंत क्या होने वाला है। मैं उसके कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसे पुकारने लगा। कोई आवाज़ ना आई तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेरा दोस्त औंधे मुँह ज़मीन पर पड़ा था और उसके मुंह के पास बहुत सा खून बहकर जम गया था। फेफड़ों के दरमियान एक भी सांस नहीं थी। तस्वीर पर इस तरह पर्दा पड़ा हुआ था, उसी तरह पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने पर्दा उलट दिया, वो मेरी बीवी की तस्वीर थी। और मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था, अंत देखे, काश मैं आर्टिस्ट होता और ये ना मरता।